हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर एमसीक्यूज का सीरीज चालू कर दो क्योंकि एग्जाम में हमें एमसीक्यूज आ रहा है। तो मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं हमें एमसीक्यूज चालू करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो सूरज पटेल एजुकेशन है, इस पे भी एमसीक्यूज मिलेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यूज के मैक्सिमम वीडियो जो दोस्तों मेरा नया चैनल है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल, वहां आपको मिलेगा। अगर आपने इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपको आज के वीडियो से पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे आने वाले वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होंगे जो इन दोनों चैनल पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस एमसीक्यूज के सीरीज को चालू करते हैं। और ये एमसीक्यूज दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को काम आने वाला है, बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एग्जाम में एमसीक्यूज आता ही है। ऑनलाइन एग्जाम में तो पूरा ही एमसीक्यूज ही चल रहा है, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तब भी तो एमसीक्यूज आता ही है 10 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है और हमें ये करके ही जाना चाहिए, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम आप लोगों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एमसीक्यू सिखाने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाएंगे जो आपको रियली अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा और आप बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। हम जो ये एमसीक्यू चालू कर रहे हैं दोस्तों, ये एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट का है। बेस्ट एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में आने के काफी चांसेस है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, दिमाग से काफी ऐसे टाइम हो जाते हैं कि बहुत जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है और आप पैनिक हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने इस वक्त ये क्वेश्चन दिख रहा है, द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल इज ट्रांसपोर्ट कंपनी एज पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज। अब पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी किसके ऊपर डिपेंड है, कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकता है? फिक्स कॉस्ट दोस्तों हिंदी में आपके नीचे दिया हुआ है। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके तो हिंदी में भी पढ़ के देख सकते हैं। ये गूगल ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन करके इधर हिंदी रखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट। तो दोस्तों इसका एकदम सिंपल सा आंसर अभी आप ही समझ जाओगे कि अगर मैं एक बाइक चला रहा हूं, ठीक है, अभी जैसा कि इन्होंने बोला कि पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, अगर मैं एक बाइक चला रहा हूं उसमें पेट्रोल भरवा रहा हूं और मैं इस वक्त नाला सुपा रहा हूं, मुझे जाना है अंधेरी, ठीक है। अगर सीधा रूट हुआ तो कम पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर घुमाओ मोड़दार अगर रूट रहा तो उसमें पेट्रोल ज्यादा लगेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें कितना पेट्रोल लगेगा? वो डिपेंड करता है आप जिस तरीके से उसको रनिंग करोगे। मतलब घूम के जाओगे तो रनिंग ज्यादा होगा, तो रनिंग कॉस्ट के ऊपर आपका आंसर मिलना चाहिए। दोस्तों देखिए फिक्स कॉस्ट हो नहीं सकता कि भाई पेट्रोल कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता है कि इतना दूर जाओगे तो इतना ही लगने वाला है। वो आपके रनिंग के हिसाब से, अगर आपने एक्सीलरेटर ज्यादा दिया, ज्यादा स्पीड किया तो उसमें पेट्रोल ज्यादा जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है रनिंग कॉस्ट। जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, समझने की बात थी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल। पहला है इंक्रीजिंग टाइम, दूसरा है ब्रिंग डाउन इफेक्ट, तीसरा है इंक्रीजिंग कॉस्ट और चौथा है फैसिलिटेट कंट्रोल। तो आपको देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि बजट कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, तो फैसिलिटेट कंट्रोल के द्वारा ही, क्योंकि अगर बजट को कंट्रोल करना है तो भाई कंट्रोल पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप बहुत इजीली तरीके से उसे कंट्रोल कर पाओगे। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इंक्रीजिंग इन सेल प्राइस, ठीक है, तो किसके ऊपर हो सकता है? अगर इंक्रीज हुआ सेल प्राइस, अगर आपका इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डाउन नॉट अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि लो द नेट प्रॉफिट, लोअर हो जाएगा नेट प्रॉफिट, डाउन हो जाएगा। इंक्रीजिंग द ब्रेक इवन पॉइंट या लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, जब भी सेल प्राइस इंक्रीज होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट लोअर होगा। तो आंसर है आपका डी। हमेशा याद रखना कि अगर सेल प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा डाउन होगा, क्योंकि सेल प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट जल्दी बाय नहीं करेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा लोअर ही होगा। देन दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इज फेवरेबल व्हेन। भाई फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कब फेवरेबल हो सकता है? दोस्तों आपके ऑप्शन इधर आपको नीचे दिख रहा है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आर लेस देन स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, दूसरा है
स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड लेस देन एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। तीसरा है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड आर इक्वल टू फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के इक्वल होगा। चौथा है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड मोर देन स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बड़े हो गए, ऑप्शन भी उसके काफी बड़े बड़े, तो काफी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इज फेवरेबल कब होगा। और हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर मेरे से क्लिक हो चुका है, आंसर आपके सामने आ चुका है, ए है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमेशा ऑलवेज एनी टाइम दोस्तों, अगर आपका, मेरा से पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, अगर आपका एक्चुअल फिक्स ओवरहेड लेस होता है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड से, कभी भी याद रखना कि आपका जो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड से लेस होगा, तभी उसका आंसर फेवरेबल में आएगा, अदरवाइज वो फेवरेबल में नहीं होगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है गैरेज रेट। दोस्तों ये भी एकदम जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और है कॉस्ट अकाउंट, अपना मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन है कि भाई एक गैरेज रेट अगर आप दे रहे हो तो वो कैसा होगा, फिक्स कॉस्ट होगा, वेरिएबल होगा मतलब उतार चढ़ाव होता रहेगा, सेमी वेरिएबल होगा मतलब कुछ पार्ट फिक्स होगा, कुछ मतलब वेरिएबल होगा, दूसरा है सेमी फिक्स होगा। तो भाई आपके क्या आंसर हो सकते हैं। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप एक रेंट के घर में रहते हो, ठीक है, तो रेंट अगर है समझो आपके घर का 5000, तो आप हर महीने उसे क्या दोगे, 5000 ही दोगे कि किसी दिन 2000 दिया, किसी दिन 1000 दिया, किसी दिन 3000 दिया, ऐसा दोगे। डेफिनेटली कि आप उसका 5000 रेंट है तो आप 5000 ही रेंट दोगे, मतलब कि ये फिक्स कॉस्ट है, इसे कम ज्यादा कर नहीं सकते। तो गैरेज रेंट इज फिक्स कॉस्ट। अगर बोल दिया होम रेंट तो भाई तब भी ये फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर ऑफिस रेंट बोला तो तब भी फिक्स कॉस्ट, बिकॉज रेंट तो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसका आंसर है ए, फिक्स कॉस्ट। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द बजट विच इज डायनामिक इज, ठीक है, मतलब बजट इंक्रीज हो रहा है, गतिशील रह रहा है, हिंदी में लिखा हुआ गतिशील बजट है, तो क्या होगा, फिक्स बजट होगा, फ्लेक्सिबल बजट होगा, या कैश बजट होगा, या सेल बजट होगा। देखो भाई अगर बजट जो है गतिशील होते जा रहा है, मतलब इंक्रीज बाय इंक्रीज हो रहा होगा, तो वो कैसा बजट होगा, फिक्स तो हो ही नहीं सकता। एकदम सिंपल सी बात है कि भाई पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है ये कट गया, ठीक है, तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, मतलब वो कभी भी कम ज्यादा ये गतिशील आगे बढ़ते जा रहा है, तो कैसा आंसर हो जाएगा मेरा, फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। देन दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आई होप कि दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं, सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है जो बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेबर रेट वेरिएंस इज फेवरेबल व्हेन। भाई लेबर रेट वेरिएंस को फेवरेबल कब होगा। सेम अगर हमने इसके पिछले वाला क्वेश्चन दिया था तो उसमें क्या था, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड लेस देन स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। अभी मुझे इधर फेवरेबल फिर से बताना है, तो इधर मेरे पास ऑप्शन देखो क्या क्या है। एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, एक्चुअल टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल रेट इज हायर देन स्टैंडर्ड रेट, देन दोस्तों है एक्चुअल रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा आपको एक बार बता दूं कि हमने इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन किया था, राइट दोस्तों, उसमें इधर लेस देन था, अभी देख लेते हैं क्या है, ठीक है, एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट। दोस्तों ये आपका आंसर होगा। सर अभी तो आपने बोला लेस होगा, लेस उसके, क्योंकि हमने पिछले वाला जब क्वेश्चन देखा था तो उसमें एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट था, मतलब सॉरी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड था, राइट दोस्तों। लेकिन वो क्या था पता है, अगर हम लेबर रेट की बात कर रहे हैं तो दोनों क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए। जैसे कि इधर एक्चुअल रेट लोअर देन स्टैंडर्ड रेट है,
नीचे वाला आंसर तब सही होता जब स्टैंडर्ड टाइम की जगह स्टैंडर्ड रेट होता। बस उन लोग ने कंफ्यूज करने के लिए उधर लेस की जगह लोअर लिख दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। एक बार अगर आप समझ के लोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। मतलब कि अगर लेबर रेट वेरियंस अगर हमें फेवरेबल चाहिए तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट होगा। ठीक है, माइनस मतलब लोअर या लेस। ठीक है, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज फिक्स एंड वेरिएबल इज स्पेशल इंपॉर्टेंस इज। अब भाई फिक्स एंड वेरिएबल का स्पेशल इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग है ये, यूनिट कॉस्टिंग है, या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है? तो भाई ये जो फिक्स एंड वेरिएबल मतलब जो सेमी वेरिएबल ये सब चल रहा है दोस्तों, ये एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम सिंपल, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आपको समझना होगा कि फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ये जो चल रहा है ये सब एक ऑपरेटिंग है, इसे ऑपरेट किया जाता है, इसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू कब होता है? कंट्रीब्यूशन अगर आपको दोस्तों निकालना हो तो आपको पता कॉलेज में पढ़ाया होगा या ऑनलाइन में पढ़ाया होगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। अगर नहीं पता तो दोस्तों मैं इधर आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला जैसा लिख देता हूं कि जिससे आपको बहुत इजीली याद होगा। जैसे होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकलता है। ठीक है, लेस फिक्स कॉस्ट तो आपका दोस्तों प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि आपको क्या निकालना है। इधर मुझे बोला है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, मुझे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा? सेल्स दिया रहना चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट देना चाहिए। सेल्स में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, तब मेरा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो देखते हैं हमें कहां दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि ये तो नहीं है। ठीक है, और आगे का देख लेते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, और चौथा दिया है सेल्स लेस प्रॉफिट। दोस्तों अब भी हमने देखा था कि क्या होना चाहिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये दोस्तों ये चारों में कहां दिख रहा है? बी वाले में। मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा जो मैं इस वक्त इस जगह पे फॉर्मूला लिखा हो। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। राइट दोस्तों, चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन दोस्तों ये है द यूनिट ऑफ द कॉस्ट फॉर हॉस्पिटल इज। अगर एक हॉस्पिटल में यूनिट रखा है कॉस्ट का हॉस्पिटल में, तो कौन सा यूनिट रखते हैं? देखो पर बेड, मतलब कोई भी चार्जेस लिया जाता है। मतलब आप हॉस्पिटल में गए हो भाई साहब, हॉस्पिटल में भर्ती हो, चलो अभी ये पूरा देख लेते हैं, पूरा एक बार देख लेते हैं, फिर इस कहानी को दोहराते हैं। पर टन, पर केजी, पर यूनिट। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि आप भाई बीमार हो। ठीक है, आप बीमार हो और आप हॉस्पिटल में गए हो, और हॉस्पिटल के भाई हॉस्पिटल में जाते तो आपको खड़ा नहीं रखते, ये 4 पाई होती है ना, उधर आपको लेटा देते हैं। ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, मान लिया, दिल पे मत लेना। ठीक है, 4 पाई पे आप लेटे हुए क्योंकि आप बीमार हो। ठीक है, इसका पर डे जो इन लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, पर डे जो आपका चार्ज करते हैं वो कॉस्ट किस बेस के हिसाब से चार्ज करते हैं? पर बेड, पर टन, पर केजी, पर यूनिट। भाई हॉस्पिटल में कोई भी सामान तो नहीं बेचा जा रहा है जो टन में होगा, तो ये तो आंसर कैंसिल। केजी में भी नहीं है, कैंसिल। यूनिट में भी एक बार हो सकता है, लेकिन अभी मैंने इधर बेड बनाया है तो यूनिट भी नहीं होगा, जबकि पहला जो आंसर हमें दिया हुआ है पर बेड, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हॉस्पिटल में बेड होता है, बेड के हिसाब से चार्ज होता है। हर हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बोल दिया जाता है क्या पर डे बेड का चार्जेस हमारे वहाँ 15,000, आपको जब तो है, मतलब आप भर्ती कर सकते हो। मैं पता ऐसा बता रहा हूँ यार, दिल मतलब ठीक है, समझ गए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको 10 का ए आंसर है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। When of the following budget is prepared for a long period of time? ठीक है, हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट बजट, कैश बजट, परचेज बजट, या कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। पहले तो भाई क्वेश्चन समझ लो उसने क्या बोला है। Which of the budget is
प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मुझे बजट को लॉन्ग टाइम तक के लिए रखना है, तो इन चारों में से कौन सा बजट हो सकता है? प्रोडक्शन बजट तो सीधा सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी मतलब समझो एक पैसा है, ठीक है, उसे लॉन्ग टाइम तक का मतलब संभाले रखना है, तो वो कब तक संभाला जा सकता है? प्रोडक्शन बजट भाई मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें मैंने पैसा खर्च कर दिया, तो वो पैसा क्या हो जाएगा? खत्म, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। कैश बजट, मैंने पैसा रखा है हाथ में, तो ये लेकिन मेरे किसी काम का है क्या? वो मेरा बजट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऐसा हल्का फुल्का डाउट है दिमाग में, शायद हो जाए कैश बजट है, शायद कैश मेरे हाथ में है तो एक लॉन्ग टाइम तक चल जाए, लेकिन भाई सबको पता है अगर हाथ में कैश हो तो बहुत जल्द से जल्द खत्म भी हो जाता है। देन उसके बाद आता है परचेज बजट, हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो डेफिनेटली पैसा हमारी तरफ से जाता है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। चौथा है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ये हो सकता है क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में हम जब भी पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं चलता है। हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में हमें एक इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो होता है कैपिटल, और जो ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो जब तक बिजनेस लेता है, जितने सालों के लिए लेता है, 5 ईयर 10 ईयर, उतने सालों तक ये कैपिटल बजट ही, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आपको बिजनेस में कमा के देता है। तो मतलब इसका राइट आंसर जो दोस्तों आप लोगों का होगा वो है डी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसका आंसर है आपको जो 11 मैंने अभी बताया है उसका आंसर है डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द बजट विच हेल्प टू प्लान एंड कंट्रोल कैश बजट। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन उधर का पीछे का मतलब इधर रिपीट हुआ है। भाई मुझे बजट को हेल्प करना है, प्लान करना है, कंट्रोल करना है, कैश इज मतलब कैश को कंट्रोल करना है, तो प्रोडक्शन बजट होगा, कैश बजट होगा, सेल्स बजट होगा या फ्लेक्सिबल बजट होगा। भाई सिंपल सी बात है, कैश को कंट्रोल करना है तो कौन सा बजट होगा? कैश बजट होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल था, एकदम लॉजिकल ही था, भाई उसके सिमिलर वर्ड मिला कर दिया। ऐसा हमेशा नहीं करना है, मतलब मैक्सिमम मतलब कुछ केस में हो जाता है ऐसा, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा तो हर किसी में आप करने लगोगे। चलो दोस्तों देन उसके बाद हम देखते हैं 13 क्वेश्चन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज नॉन कंट्रोलेबल व्हेन इट अराइज ड्यू टू, कब नॉन कंट्रोलेबल है? चेंज इन इक्वालिटी, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन वेस्टेज, चेंज इन टैक्स रेट या चेंज इन सेल प्राइस। भाई अगर हमें कॉस्ट वेरिएंस को कंट्रोल करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कंट्रोल करना है, वो नॉन कंट्रोलेबल है, तो अराइज ड्यू टू वो कब ऐसा हो सकता है? नॉन कंट्रोलेबल कब हो सकता है? भाई देखो क्वालिटी हम कम कर सकते हैं, वेस्टेज हम कम कर सकते हैं कि हमारा कॉस्ट एक जगह मेंटेन रहे, लेकिन अगर हमारा टैक्स रेट चेंज हो जाता है, टैक्स रेट बढ़ जाता है, तो भाई वो नॉन कंट्रोलेबल हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया है तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो भाई उसे कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो चेंज इन टैक्स रेट ये आपका राइट आंसर है, मतलब आंसर सी। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाते हैं। द यूनिट ऑफ कॉस्ट फॉर कैश कंपनी इज, अब देखो हमने इसके पहले यूनिट ऑफ पढ़ा था हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल तो बेड वाइज चार्ज करता है। अब गैस वाली जो कंपनी है वो कैसे चार्ज करते हैं? मतलब क्या पर टीन, पर सिलेंडर, आई थिंक आंसर आपको पता चल गया होगा, पर टन, पर केजी। कुछ स्टूडेंट को आंसर क्वेश्चन समझा ही नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि भाई जो गैस कंपनी है वो आपके घर तक जो गैस लाती है वो चार्जेस किस बेस पे लेती है? पर टीन, पर सिलेंडर, पर टन, पर केजी। भाई डेफिनेटली अगर एक सिलेंडर आपके घर पे देती है तो उसी का पैसा लेती है, 2 देगी तो 2 का पैसा लेगी, तो मतलब आंसर आपका क्या होना चाहिए? बी, पर सिलेंडर। जितना सिलेंडर आपको दिया जाएगा उसका चार्ज लिया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्शन बजट इज एक्सप्रेस इन, ऑप्शन आपके सामने है, क्वालिटी ओनली, कॉस्ट ओनली, क्वांटिटी ओनली एंड सेल्स ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 फिर से आपके सामने बता देता हूं।
15 प्रोडक्शन बजट इज एक्सप्रेस इन क्वांटिटी ओनली, कॉस्ट ओनली, क्वांटिटी एंड कॉस्ट, सेल्स ओनली। भाई क्या आंसर हो सकता है? डेफिनेटली क्वांटिटी मैटर करता है। जब भी आप प्रोडक्शन बना रहे हो तो प्रोडक्शन में मैटर करता है क्वांटिटी। कॉस्ट हम कम ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी एक अच्छी खासी होगी तभी लोग बाय करना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर है ए। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखते हो कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल टू है? एमपीवी इज इक्वल टू एमयूवी। भाई इसका फुल फॉर्म आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूनिट वेरिएंस। इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म इधर लिखा हुआ है, नहीं तो जगह पूरा भर जाता। MUV इज इक्वल टू MYU, मतलब मटेरियल Y का यल वेरिएंस होता है और U का मतलब यूनिट होता है। MYV इज इक्वल टू MPV। फोर्थ है MPV इज इक्वल टू MUV एंड MYV। इसमें से इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। मैं आंसर अभी क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर क्लिक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर आपको ढूंढ के मुझे बताना है, वीडियो में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और दोस्तों एक कमेंट तो आप लोग जरूर करोगे। मैंने 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, 16 क्वेश्चन आपको दिया, जो नेक्स्ट वीडियो में फिर से चालू होगा। और ये वीडियो सूरज पटेल एजुकेशन पे भी रहेगा, मुंबई यूनिवर्सिटी पे भी रहेगा, लेकिन ये वीडियो सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल के चैनल पे जाएगा। कल शायद सूरज पटेल एजुकेशन पे ये वीडियो आएगा, और सूरज पटेल एजुकेशन पे कुछ ही वीडियो होंगे, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल जो यूट्यूब मेरा चैनल है उसके ऊपर इसके पूरे सीरीज सीक्वेंस वाइज होंगे। तो प्लीज यार दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज सूरज पटेल एजुकेशन पे एजुकेशन रिलेटेड अपडेट मिलेगा और इधर लेक्चर के सीरीज मिलेंगे। और मेरे को यार एक चीज जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके तो मुझे जरूर बताना कि यार वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे के वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलता हूँ, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।